चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा दिवाली से पहले 50 कारों के तोहफे की भी हो रही है। हरियाणा के पंचकुला में एक फार्मा कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर ऐसा गिफ्ट दिया कि उसकी चर्चाएं शुरू हो गई। इस कंपनी का नाम मिट्स हेल्थ केयर है, जिसके मालिक एम के भाटिया हैं। उन्होंने दिवाली के मौके पर कंपनी के 12 कर्मचारियों को स्टार सेलिब्रिटी बताते हुए कारें तोहफे में दी। इतना ही नहीं, जल्द ही 38 और कर्मचारियों को ऐसी कारें दी जाएंगी। दिवाली का ये शानदार तोहफा पाने वालों में कंपनी का ऑफिस बॉय भी शामिल है। वहीं कुछ कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर में वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 50 साल पूरे होने पर जश्न अलग तरीके से मनाया गया। इसके लिए बाकायदा रेलवे अधिकारियों ने केक काटा। साथ ही वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दुल्हन की तरह सजाया गया। ये ट्रेन सहरसा और दिल्ली के बीच चलती है। राजस्थान के अलवर में एक कांग्रेस प्रत्याशी का जूते पॉलिश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल मांगीलाल मीणा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को लेकर जब वो चुनाव प्रचार पर थे तो उन्होंने जूतों पर पॉलिश करनी शुरू कर दी। यूपी के फतेहपुर में कुछ युवाओं को गाड़ी के बोनट पर जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। आरोप है कि इन लोगों ने बोनट पर केक काटा और एक युवक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतिशबाजी भी की। फिर जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर सांप के जहर से किए जाने वाले नशे से जुड़ी है। सांप का जहर जानलेवा होता है, लेकिन इसे ड्रग्स के तौर पर लेने का चलन बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि रेव पार्टियों में युवा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने जहरीले सांपों के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे कई सांप और जहर बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक ये जहर एक रेव पार्टी के लिए डिलीवर किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले से यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी जुड़ा है। एल्विश पर पार्टी के लिए जहर सप्लाई करवाने का आरोप है और इस मामले के सामने आने के बाद जरूरी है कि खतरनाक जहर वाले इस नशे को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। जिस सांप के ख्याल से भी डर लगता है, उसके साथ खेलने का ये अंदाज आपको चौंका सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सांप के जहर से जान जा सकती है, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि सांप के जहर से नशा भी किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि गैर कानूनी रेव पार्टियों में युवा ड्रग्स के तौर पर सांप का जहर इस्तेमाल करने लगे हैं? इस वीडियो में नजर आ रहा ये शख्स मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव है, जिस पर रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने का आरोप है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एल्विश यादव की तलाश की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसे बताएंगे, लेकिन ये मामला युवा पीढ़ी से जुड़ा है, इसलिए नशे के इस नए ट्रेंड पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको ये बताते हैं कि सांप के जहर का नशा क्यों खतरनाक है और क्यों रेव पार्टियों में इसकी डिमांड है। प्रतिबंधित रेव पार्टियों में कोकीन और मेफोड्रोन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल तो होता रहा है, लेकिन अब रेव पार्टियों में सांप, बिच्छू और छिपकली के नशे का चलन बढ़ रहा है। इसके लिए कोबरा और दूसरी प्रजाति के सांप पकड़े जाते हैं और इनका जहर इकट्ठा किया जाता है। पार्टी में इनके जहर को लड़के लड़कियां इस्तेमाल करते हैं या अलग अलग अंदाज में इसे पार्टी में परोसा जाता है। सांप के अलावा बिच्छू और छिपकली को भी मारकर नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नोएडा में भी ऐसी ही एक रेव पार्टी के लिए जहरीले सांप मंगाए गए, जिन्हें लेकर 5 लोग एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे, लेकिन ये एक स्टिंग ऑपरेशन था और खबर मिलते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम लिया। आरोप है कि सांप लाने वाले राहुल का फोन नंबर एल्विश ने ही दिया था।
पीएफए के कार्यकर्ता गौरव ने एक पुलिस में शिकायत की कि उनकी बातचीत हुई थी, वो एक ट्रैप कर रहे थे, उन्हें पता लगा था कि रेव पार्टी की जाती है जिसके अंदर जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इस जानकारी मिलने के बाद उनका कहना है कि उनकी टीम ने एक स्टिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और उनको जानकारी मिली कि जो फेमस यूट्यूबर हैं एल्विश यादव, उनके जरिए इसमें बातचीत की जा सकती है। जिसके बाद वो यूट्यूबर एल्विश यादव को गौरव ने, जो एफआईआर में लिखा हुआ कि उसने संपर्क किया गौरव यादव ने, उसके बाद एल्विश यादव ने गौरव को नंबर दिया राहुल का और फिर इसके बाद राहुल से बात की गौरव ने। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9 जहरीले सांप और 20 मिलीलीटर जहर बरामद किया। सुनने में ये मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पार्टियों के लिए सांप के जहर की कीमत लाखों में है। रेव पार्टियों की जानकारी रखने वालों के मुताबिक पार्टियों में जहां सामान्य ड्रग्स की एक गोली की कीमत 2000 से 5000 रुपए के बीच होती है, वहीं सांप के जहर से बनी एक गोली की कीमत 25,000 से भी ज्यादा होती है। जो लोग सांप के जहर से ड्रग्स बनाते हैं वो तस्करों या फिर सपेरों से सांप खरीदते हैं। नारकोटिक्स अधिकारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत 10 लाख रुपए से भी अधिक होती है। पिछले कुछ सालों में ऐसी रिपोर्टें सामने आती रही हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि दिल्ली एनसीआर की रेव पार्टियों में सांप के जहर की मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए आमतौर पर कोबरा के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह आसानी से नहीं मिलता। बताया जाता है कि कोबरा के जहर से बने पाउडर को नशे के लिए ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। जिन 5 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 सांप जिसमें 5 कोबरा शामिल है बरामद किया है, उनके पास से पुलिस ने करीब 20 ml सांप का जहर बरामद किया है। हालांकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है कि वो सांप का जहर है नहीं, और अगर ये सांप का जहर है तो आपको बता दें कि ये बेहद कीमती होता है। सांप के जहर की एक एक बूंद 20,000 से 40,000 रुपए तक में बिकती है, और कई लोग जो नशा करते हैं रेव पार्टीज में इसका नशा करते हैं। और जो सांप के जहर का नशा होता है, ये एक झटके के साथ, जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक एक झटके के साथ ये शुरू होता है और तकरीबन 5 से 6 घंटे तक इसका नशा बना रहता है। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि जिस तरीके से ये 20 ml जहर बरामद हुआ है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होना था, और क्या ये कोई ऐसा नेटवर्क है जो एनसीआर में इसी तरीके की रेव पार्टीज को ऑर्गेनाइज करता था, और एल्विश यादव का इस पूरे नेटवर्क से किस तरीके का रिश्ता है, किस तरीके से एल्विश यादव इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हैं, पुलिस इसके बारे में भी तफ्तीश कर रही है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी कराने का आरोप है, जिसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल होती थी और पार्टी में सांप के जहर को ड्रग्स की तरह लिया जाता था। हालांकि एल्विश ने एक वीडियो जारी करके खुद को निर्दोष बताया है। जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। सांप के जहर का ये मामला वन्य जीव संरक्षण से जुड़ा है। जो सांप बरामद किए गए हैं उनकी खरीद फरोख्त प्रतिबंधित है। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48A, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जो धाराएं लगाई गई हैं वो गैर जमानती हैं। इनमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यानी पुख्ता सबूत हुए तो एल्विश की मुश्किल बढ़ सकती है। कोई भी शख्स जो इस गैर कानूनी काम में शामिल है, चाहे वो जहर की सप्लाई करता है या उसका इस्तेमाल करता है, उस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस नशे से सावधान रहने वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। नोएडा से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सांप के जहर से नशा गैर कानूनी है और ये जानलेवा भी है। सुनिए क्या कहना है जहर के जानकार डॉक्टर अनिरुद्ध का। सांप के जहर को वैसे तो हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी एक लिमिटेड मात्रा को किसी केमिकल के साथ मिला के हम दर्द के मरीजों में और अन्य कई बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल आजकल नशे के तौर पे हो रहा है। शराब, बीड़ी, स्मोकिंग,
कोई भी तरह का ये जो आजकल नशे हैं, इनके बाद जो है जहर का, सांप के जहर का जो है एक नशा ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। और ज़्यादातर इनका इस तरह की चीज़ें, सांप के जहर का जो नशे के तौर पे बड़ी बड़ी पार्टियों में देखा गया है, सुना गया है। लेने वाले को लकवा, किसी भी बॉडी ऑर्गन का फेल होना, और कुछ जगहों पे देखा गया है कि लोग सीधा सांप को से कटवाते हैं जीभ पे। ये एक बहुत ही गलत प्रचलन है। इससे जो ये व्यक्ति करता है उसकी जान पे 100% खतरा ही खतरा है। पीपल फॉर एनिमल यानी पीएफए ने सांपों के जहर वाले इस नेटवर्क का खुलासा किया है। पीएफए की संस्थापक और बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस मामले में एल्विश यादव को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है, लेकिन उनका दावा है कि सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर लाइक्स पाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया जा रहा है। एल्विश यादव ने भी पलटवार करते हुए मेनका गांधी से कहा है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार रहे। सांपों को हम सालों से कोशिश कर रहे हैं कि इनको बंद किया जाए, इनका इस्तेमाल। ये त्योहारों पर निकाले जाते हैं, खास करके शिव जी के कोई भी त्योहार हो या जो सर्पों का त्योहार होता है, ये इसमें लाखों सांप मरते हैं। अब सारे के सारे सांप इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। अब जो नई चीज शुरू हुई है, ये यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स ने शुरू किया है, और वो इसलिए शुरू किया है क्योंकि कपड़े, जूते, अमीरी दिखाना यूट्यूब के लिए अब पासे हो गया, मतलब सब लोग कर रहे हैं। तो अब नए नए चीजें दिखाओ, और इनमें से कुछ ऐसे जो गैर कानूनी भी हो, ताकि लोग उनको देखें। इसमें ये जो हुआ है, ये एल्विश यादव को अरेस्ट करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि ये इसका किंग पिन है। ये सांप पहनता ही नहीं है, लेकिन ये पूरा जो ड्रग्स पार्टी को सप्लाई करता है, यही लड़का करता है। यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई फोन पर बातचीत, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने राघव को दोबारा राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति की गरिमा का मामला है। वहीं अब राघव ने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी कि उन्होंने उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए वक्त मांगा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे रायपुर में लोगों के सामने रखा। इसे मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ 2023 नाम दिया गया है। इस घोषणा पत्र में हर परिवार को 10 लाख रुपए मुफ्त इलाज का हेल्थ इंश्योरेंस देने का भी वादा किया गया। साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी बात कही गई। वहीं ये भी वादा किया गया कि राज्य के गरीब लोगों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को बीजों के लिए आर्थिक सहायता बांटी। वहीं इस मौके पर पीएम ने फूड स्ट्रीट की भी शुरुआत की। साथ ही प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 9 वर्षों में उनकी सरकार ने उद्योग और किसान समर्थक नीतियां बनाई। पीएम के मुताबिक इसी वजह से इस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ रहे अजहरुद्दीन ने वहां पदयात्रा निकाली। इस दौरान चुनाव प्रचार में वो लोगों के साथ कहीं मटर छीलते दिखे तो कहीं पूरियां तलते नजर आए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बद्रीनाथ और केदारनाथ में दर्शन किए। इस दौरान उनका पूरा परिवार मौजूद रहा। उद्धव ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ करीब आधे घंटे तक बाबा केदार का जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम पहुंचने से पहले ठाकरे परिवार ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन भी किए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बताया गया कि 12वें फ्लोर की बालकनी से एक रुमाल नीचे मकान के छज्जे पर गिर गया था, लेकिन ये महिला बालकनी से लटक कर डंडे से इसे खींचती नजर आई। महज एक रुमाल के लिए जान जोखिम में डालने वाली इस तस्वीर को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह है कि कोई भी ऐसी हरकत न करें। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से सांसों का संकट काल, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है।
दिल्ली में AQI जब 500 के पार चला गया तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला बोला। और हैरत की बात यह है कि निशाना साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। अगर सवाल है कि दिल्ली में क्या चल रहा है तो सीधा जवाब है स्मॉग चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही सियासत चल रही है और सियासी तीर चल रहे हैं। 3 तस्वीरें दिखी और जब AQI 500 तक पहुंच गया हो तो प्रदूषण वाली पॉलिटिक्स को समझिए। एक और केजरीवाल सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए और दिल्ली में बेहिसाब प्रदूषण के मामले में केंद्र और पड़ोसी राज्यों को लपेटा। भाजपा के केंद्र में सरकार है ना, वो बात क्यों नहीं करते हैं? भाजपा की सरकार इस पर इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है? वो चुप क्यों हो जाती है? भाई पिछले 2 महीने से दिल्ली का पर्यावरण मंत्री मैं हूं, 2 महीने से मैं सड़क पर हूं। भाजपा का केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कहां है? कहां है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा उत्तर भारत में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर की भाजपा की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा में जो भाजपा की सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल बयान देते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी के नेता शहजाद पूनेवाला कनॉट प्लेस में बनाए गए स्मॉग टावर पहुंच गए। दावा किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। लगभग 550 तक AQI पहुंच चुका है, परंतु दिल्ली के स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और ना ये दिल्ली का स्मॉग टावर चल रहा है। और दिल्ली की पूरे प्रदूषण लड़ने की व्यवस्था का भी यही हाल है कि ताला लगा हुआ है 8-9 वर्षों से। तीसरी तस्वीर और भी दिलचस्प है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलने का दावा करने वाली कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में केजरीवाल सरकार को घेरा। प्रदूषण पर सरकार की नाकामी दिखाते हुए अरविंदर सिंह लवली और दूसरे नेता ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क के साथ मीडिया के सामने आए और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र को भी घेरा। एक तो ये अक्टूबर के महीने में ही जागते हैं पोल्यूशन के लिए। आपने क्या दोनों सरकारों को कभी पोल्यूशन पे बात करते देखा है अक्टूबर के अलावा? मेरा इसलिए इन पे आरोप है कि वो कह रहे हैं इस वक्त, ये वक्त केवल अक्टूबर में आता है। आपको पूरा साल से इकट्ठे काम करने की जरूरत है। ये कोई पॉलिटिक्स का इश्यू नहीं है। इसीलिए दिल्ली की कांग्रेस जो है आज सड़क पे प्रदर्शन करने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। दिल्ली में सूरत हाल ये है कि सांस लेना मुहाल है। हवा की गुणवत्ता यानी AQI 500 के पार है, यानी हालात गंभीर हो चुके हैं। लेकिन इसे कंट्रोल करने की बजाय सियासी पार्टियां एक दूसरे पर गोल दागने में जुटी हैं। एक दूसरे की कमियां निकाली जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने 8-9 वर्षों में कुछ नहीं किया है। पहले कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है यहाँ के प्रदूषण के लिए। पंजाब में आपकी सरकार आ गई, 750% पराली जलने की घटनाएं बढ़ चुकी है। आप बायो डिकम्पोजर की बात करते थे, 23 लाख रुपए का डिकम्पोजर बना और 23 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। कहां है वो बायो डिकम्पोजर? पंजाब की पराली आज भी क्यों जल रही है? दिल्ली के जो मुख्य कारण है प्रदूषण के, वो दिल्ली के भीतर ही है। मतलब कि रोड डस्ट की स्वीपिंग कराने वाले थे, MCD भी आपके पास है, कोई स्वीपिंग नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, उस पर क्या कार्रवाई की गई? जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खराब हैं, गुड़गांव में खराब हैं, फरीदाबाद में खराब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब कितनी पराली जलती थी और आज कितनी पराली जलती है, उसका आंकड़ा तो सबके सामने है। चुनाव के मौसम में एक दूसरे पर वार पलटवार लाजिमी है, लेकिन जब दिल्ली गैस चैम्बर बन रही हो और सांसों पर संकट हो तो जाहिर है कुछ करना भी होगा। वैसे दिल्ली में ग्रैप 2 के बाद ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। अब वैक्यूम मशीनें 8 घंटे की बजाय 12 घंटे धूल साफ करेंगी और टैंकर भी पानी का छिड़काव करेंगी। पूरी दिल्ली में मोबाइल स्मॉग गन चलाए जाएंगे। दिल्ली के अंदर डीजल गाड़ियां प्रतिबंधित हैं और कुछ छूट के साथ निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।
लेकिन हालात ठीक होंगे या नहीं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। 2 साल पहले तक पंजाब सरकार पर जिम्मेदारी डालने वाली केजरीवाल सरकार अब जिम्मेदारी हरियाणा सरकार पर डालकर अपना दामन बचाने की कोशिश कर रही है। पूरे उत्तर भारत के अंदर पॉल्यूशन है और पूरे उत्तर भारत के अंदर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, यहाँ पर कोई भी अगर गतिविधि हो रही है उसका इम्पैक्ट सब जगह पड़ रहा है। पंजाब में पहले से पराली कम जली है, लेकिन जो जल रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। हरियाणा में जो पराली जल रही है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। दिल्ली के चारों तरफ जो ईंट भट्ठे अभी चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट आ रहा है। 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। नवंबर के महीने में यूं भी प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इस साल दिवाली से पहले जो हालात हैं वो बड़ी चुनौती की ओर इशारा करते हैं। अगर तुरंत बड़े कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में दम घुटना तय है। सवाल है कि सियासी तनातनी में शामिल सरकारों को आम आदमी की सेहत का ख्याल कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए चलते हैं धन बाजार की खबर लेते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 283 अंक चढ़कर 64,364 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 97 अंक ऊपर चढ़ा, ये 19,231 पर पहुंचा। गुरुवार को भी शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली थी। सेंसेक्स 489 और निफ्टी 144 अंक ऊपर बंद हुआ था। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव चढ़े। सोना 50 रुपए महंगा हुआ, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 61,900 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी 600 रुपए सस्ती हुई, यानी दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,300 रुपए पर पहुंची। पिछले वित्त वर्ष का जीएसटी भुगतान न करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी। जिन्होंने 31 मार्च तक इसका भुगतान नहीं किया है उनके लिए सरकार एक योजना लाई है। इसके तहत अब जिन लोगों या संस्थाओं ने जीएसटी नहीं भरा है वो माफीनामे के साथ बकाया जीएसटी का भुगतान कर पाएंगे। इसकी समय सीमा अगले साल 31 जनवरी तक रखी गई है। कपड़े का कारोबार करने वाला रेमंड ग्रुप अब एयरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में भी कदम रखेगा। कंपनी के मुताबिक वो 682 करोड़ रुपए में एमपीपीएल की करीब 59% हिस्सेदारी खरीदेगी। एमपीपीएल एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल और रक्षा उपकरण बनाती है। अब रुक करते प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले एक बार फिर से अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहाने को तैयार है। इस साल के दीपोत्सव जहां बेहद खास होने वाला है। इस बार यहां 51 घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके साथ ही 11 नवंबर से राम की पैड़ी पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक रोजाना भव्य लाइट एंड साउंड शो भी होगा। रामनगरी में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश की 5 लाख मंदिरों में विशेष पूजा। भगवान राम की नगरी में प्रतिष्ठित दीपोत्सव की तैयारी और ज्यादा भव्यता के साथ हो रही है, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। खबरों के मुताबिक 21 लाख दिए राम नगरी के 51 घाटों पर प्रज्वलित किए जाएंगे। यही नहीं, दीपावली की पूर्व संध्या पर यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन भी रखा गया है। 11 नवंबर से ही राम की पैड़ी पर रामलला की प्रतिष्ठा तक रोजाना एक भव्य लाइट एंड साउंड शो आयोजित होगा। यही नहीं, इस भव्य कार्यक्रम से पहले 4 नवंबर को देश के 100 स्थानों के 200 कार्यकर्ता अयोध्या आएंगे, जिनको पीतल के कलशों में 5-5 किलो अक्षत सौंपा जाएगा। और स्थानों के 200 कार्यकर्ता 4 तारीख को अयोध्या आएंगे। 5 किलो अक्षत भरा जा सके ऐसे पीतल के 100 कलश में 5-5 किलो भरा होगा
और 5 तारीख को दोपहर सुग्रीव किला वाले दर्शन मार्ग पर इन कार्यकर्ताओं को वो अक्षत भरा हुआ कलश सौंपे जाएंगे। यहाँ परंपरागत तौर पर निकलने वाली भगवान राम के जीवन पर आधारित प्रसंग की कुछ झांकियाँ शोभा यात्रा का खास हिस्सा होंगी। जो पहले अमूमन ही होता था कि जो हम शोभा यात्रा निकालते थे, शोभा यात्रा बहुत थोड़े से रास्ते पर उसको हम लोग संपादित कर पाते थे, लेकिन इस वर्ष भव्य शोभा यात्रा हम निकालें और अलग अलग जो कांड है रामायण से जुड़े हुए उनके सभी कांडों के ऊपर आधारित हो। उसमें कलाकार भी रहेंगे, उसमें झांकियां भी रहेंगी और उसमें एक पूरा का पूरा आकर्षक जो प्रस्तुतिकरण है वो होगा। इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत होली अयोध्या ऐप के जरिए लोग घर बैठे अयोध्या दीपोत्सव में दिए जला सकते हैं। इसके लिए दिए जलने के बाद उनके पते पर उस दिए को पैक करके भेज दिया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति उस दिए को अपने पास संजो कर रख सके। दीपोत्सव से जो उत्सव शुरू होगा, जो उल्लास का माहौल होगा, वो प्राण प्रतिष्ठा तक रामलला के भव्य मंदिर में आ जाने तक जारी रहेगा। एक तरह से ये ऐसा उत्सव होगा और उसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं और लोगों को सिर्फ दीपोत्सव में दिए से रोशन अयोध्या ही नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो उनको आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करेगा और इसलिए अयोध्या बिल्कुल त्रेता युगीन अयोध्या की तरह एक नए रूप में दिखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी वाराणसी की। IIT BHU परिसर में बुधवार रात को एक छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के मामले ने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। मामले में दर्ज FIR के मुताबिक IIT BHU में BTech मैथमेटिकल इंजीनियरिंग की छात्रा बुधवार रात करीब 1:30 बजे कैंपस में टहलने के लिए निकली थी। इसी दौरान उसका एक दोस्त भी साथ था। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 लड़के उनके पास आ गए और बाइक खड़ी कर छात्रा और उसके दोस्त को अलग अलग कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की को किस किया और तीनों ने मिलकर उसे निर्वस्त्र कर उसका वीडियो भी बनाया। जब छात्रा मदद के लिए चिल्लाई तो आरोपी लड़कों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और करीब 15 मिनट में इस वारदात को अंजाम देकर कैंपस के हैदराबाद गेट से फरार हो गए। इस घटना की खबर फैलते ही गुरुवार सुबह IIT BHU के छात्र छात्राओं ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 15 घंटे तक चला। स्टूडेंट्स को भरोसा दिया गया कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT BHU कैंपस के बीच 4 दीवारी बनाई जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से परिसर के सारे गेट रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। परिसर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर बाहरी तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। IIT BHU परिसर में CCTV कैमरे लगेंगे और साथ ही साथ संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। प्रॉक्टर ऑफिस में एक उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहेंगे। वहीं PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने भी वाराणसी के अफसरों से पूरी घटना और इसमें कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। IIT BHU में हुई इस खौफनाक घटना को लेकर हमने वहां के लोगों से भी बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। आप लोग यहाँ स्टूडेंट है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो सेफ्टी इशू है क्या वाकई में इतना सीरियस है? क्योंकि पहले भी हम लोगों ने देखा छात्राओं पे लाठीचार्ज हुआ, उनके साथ मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई। अभी कुछ महीनों पहले एक दिव्यांग छात्रा के साथ भी मोलेस्टेशन की घटना होती है। तो क्या वाकई में आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? सेफ्टी वाइज तो फिलहाल मतलब सिक्योरिटी अच्छी है, बट ये सब घटनाएं होती रहती हैं जो टोटली गलत है, तो ये होना नहीं चाहिए। बट ओवरऑल देखा जाए तो सिक्योरिटी वाइज कोई इतना रॉन्ग नहीं है, सिक्योरिटी वाइज ठीक है जी। पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, लेकिन यह है कि बेहतरीन अगर बनाया जा सके तो बनाएं। लेकिन इतना बड़ा कैंपस है कि कुछ लोग बाहर से भी अंदर आ जाते हैं, उन पर ना कोई रोक है ना टोक है, कभी भी आते हैं बाहर से, तो इस पर तो कुछ न कुछ तो हो सकता है, जो कि यूनिवर्सिटी के लिए यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए बहुत ही बुरा है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कैंपस हो या फिर हॉस्टल हो, कोई 24 घंटा रात हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो एक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना कि आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं,
इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, वो कैंपस का है कि नहीं है या बाहर का है, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे एक सिस्टम ये है ना कि कोई भी बाहर से ही, आउटसाइड से ही बाहर आ जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कौन है नहीं है, वो स्टूडेंट है यहाँ का या नहीं है। जैसे मंदिर है तो मंदिर की वजह से कोई भी लोग आ जा रहे हैं, और इस वजह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग अंदर से रिलेटेड हैं उन्हीं को अंदर आने दिया जाए, और एक सिक्योरिटी चेक हर गेट पे होना चाहिए कि मतलब हर गेट पे एक सिक्योरिटी चेक किया जाए कि जो भी लोग हैं वो इस संस्था से जो जुड़े हैं वही लोग अंदर आए, बाकी दूसरे लोग अंदर ना आए। कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, लाइट्स होनी चाहिए प्रॉपर, कि किसी एरिया में लाइट्स एकदम ही नहीं होते हैं, अंधेरा होता है, लोग कम होते हैं, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, वहाँ पर कैमरा प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। तो यही छोटी छोटी चीज में अगर ध्यान दिया जाए तो। एक चीज ये है कि IIT BHU की तरफ से डिमांड की गई थी और उस पर वर्क भी शुरू हो गया है कि अब जो IIT BHU और BHU के कैंपस को अलग कर दिया जाए, क्लोज कैंपस की डिमांड कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस डिसीजन के बाद जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो निकल पाएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। बस आप दीवार बना के क्या करोगे? लोगों की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए और आप उस चीज के अगेंस्ट होना। दीवार बनाना इज नॉट द सोल्यूशन। एलन मस्क शनिवार को AI पर करेंगे बड़ा ऐलान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के चीफ एलन मस्क ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर की। उनका अनुमान है कि AI अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत आगे निकल जाएगा। एलन मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से बातचीत में ये संभावनाएं जताई। एलन मस्क ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा कि जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, AI सब कुछ कर पाएगा, वो जादुई जन्नी की तरह होगा। व्हाट्सएप ने सितंबर के करीब 71 लाख खातों पर बैन लगा दिया। इन पर IT नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। कहा जा रहा है कि कुछ यूजर्स ने इनमें से कई व्हाट्सएप अकाउंट की शिकायत भी की थी। एप्पल के CEO टिम कुक ने भारत में कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर खुशी जताई। उन्होंने अपने इन्वेस्टर कॉल के दौरान कहा कि एप्पल को पूरी रेवेन्यू में घाटा हुआ, लेकिन भारत में कंपनी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। कुक के मुताबिक भारत एक एंड्रॉयड बेस्ड देश है। इसके बाद भी एप्पल ने अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।